हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं एस चंद्रावत। स्वागत है सभी का आदर्श एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। सभी प्यारे विद्यार्थियों ने ये एक डाउनलोड कर लिया होगा और अपने सभी मित्रों को भी ये सूचित कर दिया होगा कि यहाँ पर सारी क्लासेस आपके लिए बिल्कुल विदाउट किसी फीस के यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो सभी प्यारे बच्चे जो हैं वो इसका लाभ प्राप्त कर रहे होंगे और अपने मित्रों को भी इसका लाभ प्राप्त हो, इसलिए उनको आप अधिक से अधिक शेयर कर रहे होंगे। इसी आशा के साथ शुरू करते हैं अपन आज का सेशन। और आज के सेशन में आप लोगों के लिए मैं लेकर हाजिर हो गया हूँ फिर से बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेसन 1 आप लोगों के लिए स्टार्ट किया गया है और वो है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करें प्यारे दोस्तों, तो पिछले सेशन में आप लोगों को बताया जा चुका है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में या परमाणु की जो संरचना होती है, इस परमाणु की संरचना के अंदर सबसे आधुनिक मॉडल जो प्रस्तुत किया गया है वो है तरंग यांत्रिकी मॉडल। और तरंग यांत्रिकी मॉडल में जो परमाणु है उस परमाणु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन जो होते हैं उनकी गेट प्रकृति के बारे में, उनकी तरंग व कण प्रकृति के बारे में अध्ययन किया जाता है। तरंग यांत्रिकी मॉडल के अंतर्गत 3 चीजें मुख्यतः, 3 सिद्धांत मुख्यतः दिए गए हैं और इन्हीं के बारे में अपन ने विस्तार से चर्चा की है बच्चों। क्या चर्चा की है अपन ने? सबसे पहला अपन ने बात की है डी ब्रोगली का इलेक्ट्रॉन का गेट प्रकृति का सिद्धांत। सेकंड अपन ने पढ़ा है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत और थर्ड अपन ने पढ़ा है श्रोडिंगर की तरंग समीकरण। ठीक है, तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को यहाँ तक की विषय वस्तु बिल्कुल कंप्लीट होगी। ठीक है, और अब अपन शुरू करते हैं नेक्स्ट बात। तो देखो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने श्रोडिंगर की तरंग समीकरण पढ़ी है। श्रोडिंगर की तरंग समीकरण के बारे में अपन बात करते हैं तो वहां पर एक कोफिशिएंट अपन ने काम में लिया था और वो है साइन। इसको क्या बोलते हैं अपन? साइन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो साइन चीज अपन ने यहाँ पर काम में ली थी, मैंने आप लोगों को वहीं पर बता दिया था कि ये जो साइन है, ये साइन होता क्या है आखिर? तो ये है तरंग फलन। कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है, कोई भी कण जो होता है, उस कण का यदि वो तरंग प्रकृति प्रदर्शित करता है तो उसके अंदर ये तरंग फलन का गुण पाया जाता है। ठीक है, जिसे अपन साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये जो साइन है ये तरंग फलन का कार्य करता है। ये क्या है? तरंग फलन है किसी भी तरंग के लिए। ठीक है, अब आगे मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करूं तो अगला जो टॉपिक अपने पास यहाँ पर आता है और वो टॉपिक आप लोगों के लिए है इसी से संबंधित, साइन से संबंधित टॉपिक है और वो है साइन एवं साइन स्क्वायर, साइन एवं साइन स्क्वायर की सार्थकता। ठीक है मेरे बच्चों, ये टॉपिक मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं। अब देखो साइन एवं साइन स्क्वायर की सार्थकता के बारे में अपनी बात करें प्यारे बच्चों, तो देखो यहां पर जो साइन है ना, इस साइन की अपन बात करते हैं तो इसकी कोई भौतिक सार्थकता नहीं होती है। सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है कि इसकी कोई भौतिक सार्थकता नहीं होती है। ठीक है, कोई भौतिक सार्थकता नहीं होती है, साइन का कोई मतलब नहीं है। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि कोई भी तरंग का, कोई भी कण, कोई भी अपरमाणु कण यदि तरंग प्रकृति प्रदर्शित कर रहा है तो उसके अंदर एक गुण पाया जाता है, किसका? तरंग फलन का। इसकी कोई भौतिक सार्थकता नहीं होती है। परंतु जो साइन स्क्वायर है, यानी कि तरंग फलन का जो स्क्वायर होता है, इस स्क्वायर की भौतिक सार्थकता होती है प्यारे बच्चों। इसकी क्या होती है? भौतिक सार्थकता होती है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर इस साइन स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? तो देखो प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर जो होता है ना, इस साइन स्क्वायर के मतलब के बारे में अपन बात करते हैं तो साइन स्क्वायर क्या करता है? ये किसी भी स्थान पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को प्रकट करता है। कौन? साइन स्क्वायर। यानी साइन स्क्वायर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को दर्शाता है, संभावना को दर्शाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ सर? तो देखो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना का बताता है कौन? साइन स्क्वायर। यानी सिंपल सी बात ये हुई कि जिस जगह पर
साइन स्क्वायर का मान ज्यादा होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज्यादा होगी। अब वो ऐसी जगह कहां पर होती है? तो आप लोग जानते हैं कि नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कौन बोलते हैं? नील्स बोर बोलते हैं, जानते हैं आप सब, ठीक है। तो नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये कौन बोलता है? नील्स बोर बोलते हैं। अब उन निश्चित कक्षाओं में कुछ स्थान ऐसे होंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज्यादा होगी, ठीक है, यानी कि वहां पर साइन स्क्वायर का मान क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। जिन स्थानों पर नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में जिन स्थानों पर साइन स्क्वायर का मान ज्यादा होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना ज्यादा होगी, और जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज्यादा होती है, सर्वाधिक होती है, आपको पता है उस जगह को क्या बोलते हैं? कक्षक कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? कक्षक या ऑर्बिटल कहते हैं। तो कक्षक की परिभाषा सिंपल से आपके पास आ चुकी है। क्या आ चुकी है? कि नाभिक के चारों ओर वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? कक्षक कहते हैं। और इस कक्षक के बारे में कहां से पता चला है? इस साइन स्क्वायर के मान से पता चला है। जिस जगह पर साइन स्क्वायर का मान ज्यादा होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना भी ज्यादा होगी, और जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज्यादा होगी वहां पर कक्षक, उसे क्या बोलेंगे अपन? उसे अपन कक्षक या ऑर्बिटल कहेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये बात हो गई अपने किसके बारे में? कक्षक के बारे में बात हो गई है, साइन स्क्वायर के मान के बारे में बात हो गई, ठीक है। तो सभी प्यारे बच्चों को यहाँ तक की विषय वस्तु बिल्कुल समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक बार मैं आप लोगों को इसका कंप्लीट नोट्स लिखवा देता हूँ, ठीक है, साथ साथ आप लोग उसको नोट करते रहेंगे, ठीक है। चलो, तो देखो प्यारे बच्चों, अपना टॉपिक था साइन एवं साइन स्क्वायर की सार्थकता। साइन एवं साइन स्क्वायर की सार्थकता, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो मैं आपको बता ही चुका हूं, क्या बताया मैंने आप लोगों को? सबसे पहले देखो, एक वैज्ञानिक हुए हैं और नाम है उनका मैक्स बोर्न। ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग, एक नाम याद रखेंगे। मैक्स बोर्न के अनुसार, मैक्स बोर्न के अनुसार साइन, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं? तरंग फलन, ठीक है, कि कोई भौतिक सार्थकता नहीं होती है ना। कभी पूछ लिया जाए आप लोगों से कि किसने कहा है कि साइन की कोई भौतिक सार्थकता नहीं होती है, तो वो थे कौन? मैक्स बोर्न, ठीक है। इनके अनुसार जो है इसकी कोई भौतिक सार्थकता नहीं होती है, परंतु मैंने आपको बता दिया है कि साइन स्क्वायर का मान क्या होता है? अर्थपूर्ण होता है, यानी इसका अर्थ होता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे कि साइन स्क्वायर की तो कोई भौतिक सार्थकता नहीं है, परंतु साइन स्क्वायर जो होता है इसका मान अर्थपूर्ण होता है। अर्थपूर्ण का मतलब ये हुआ कि इसका कोई न कोई अर्थ निकलता है, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ? अर्थ निकलता है, इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया है कि साइन स्क्वायर का जो मान होगा वो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को प्रदर्शित करेगा। किसको प्रदर्शित करता है? इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को प्रदर्शित करता है। तो बताएंगे अपन, साइन स्क्वायर का मान इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अर्थात अब प्रदर्शित करता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि जहां पर साइन स्क्वायर का मान ज्यादा होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होगी? ज्यादा होगी। और मैंने आपको बता दिया है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज्यादा होगी वहां पर क्या बोलेंगे अपन? कि उस जगह को अपन कक्षक या ऑर्बिटल कहेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अपन यहां पर लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर का मान बढ़ने पर साइन स्क्वायर का मान बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना भी बढ़ती है,
संभावना भी बढ़ती है, संभावना भी बढ़ती है और नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, उसे कक्षक कहेंगे। क्या कहेंगे? कक्षक कहते हैं या ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे अपन? कक्षक या ऑर्बिटल कहते हैं। यानी कि नाभिक के चारों ओर वो स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज्यादा होगी, जहां पर साइन स्क्वायर का मान ज्यादा होगा, उसे अपन क्या बोलेंगे? कक्षक या ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है ना। अब यहां पर अपन बात करते हैं, तो देखो अपन बात करें नाभिक के बारे में। किसके बारे में? नाभिक के बारे में। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि नाभिक के लिए साइन स्क्वायर का मान क्या होगा? साइन स्क्वायर का मान 0 होगा। क्या होगा? 0। तो आप लोग ध्यान रखेंगे नाभिक के लिए साइन स्क्वायर का मान 0 होता है। 0 होने का मतलब क्या हुआ? 0 होने का मतलब हुआ अर्थात यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नगण्य होती है, 0 के बराबर होती है। अर्थात यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नगण्य होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये अपनी बात यहाँ पर हो चुकी है कि साइन और साइन स्क्वायर की क्या सार्थकता, इसके क्या मतलब होते हैं, इसके बारे में अपनी चर्चा हो गई है। सभी प्यारे बच्चों को यहाँ तक की विषय वस्तु समझ में आ गई होगी। ठीक है, बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर। देखो नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ और वो है आइगेन मान, या इसको अपन आइजेन मान भी कहते हैं। आइगेन मान या आइजेन मान भी इसको कहा जाता है। ठीक है, देखो क्या होती है चीज। नेक्स्ट टॉपिक है आइगेन या आइजेन मान। ठीक है, इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। देखो आइजेन मान या आइगेन मान के बारे में बात करें तो इसकी बात अपन करने वाले हैं कहां से? श्रोडिंगर की तरंग समीकरण से। ठीक है, आप लोगों ने श्रोडिंगर की तरंग समीकरण पढ़ी है, तो अपन को ध्यान रखना है कि श्रोडिंगर की तरंग समीकरण एक द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है। क्या है? श्रोडिंगर की तरंग समीकरण एक द्वितीय कोटि की तरंग समीकरण है। और इस श्रोडिंगर की तरंग समीकरण जो होता है ना, इसके बारे में बात करें तो इसके बहुत सारे हल हैं, अनेक हल इसके हैं। ठीक है ना, परंतु अपन बात करें कि सार्थक हल कितने हैं, तो वो केवल कुछ ही हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि श्रोडिंगर की तरंग समीकरण एक द्वितीय कोटि की तरंग समीकरण है, और द्वितीय कोटि की तरंग समीकरण होने के साथ ही इसके बहुत सारे हल किए जा सकते हैं। परंतु सार्थक हलों की बात करें तो सार्थक हल केवल कुछ ही होते हैं, और उन सार्थक हलों को हम क्या बोलते हैं? आइगेन या आइजेन मान उनको कहते हैं। ठीक है, यानी अपन यहाँ पर बात कर सकते हैं, क्या बताया मैंने आप लोगों को कि यहाँ पर श्रोडिंगर की तरंग समीकरण के कुछ सीमित ऊर्जाओं के लिए महत्व वाले हल ही संभव हैं, और इन ऊर्जाओं के मानों को अपन आइगेन मान कहते हैं। ठीक है ना, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि श्रोडिंगर की तरंग समीकरण जो होते हैं इसके वैसे तो कई हल होते हैं, परंतु महत्व वाले हल केवल कुछ सीमित ऊर्जाओं के लिए ही होंगे। महत्व वाले हल यानी कि जो अर्थपूर्ण इसके हल होते हैं वो केवल सीमित ऊर्जाओं के लिए ही होते हैं, और इन ऊर्जाओं के मानों को अपन क्या बोलते हैं? आइगेन मान या आइजेन मान इनको कहते हैं। ठीक है, तो ये अपने एक सामान्य सी बात इसके बारे में यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है ना, तो मैंने आप लोगों को क्या बता दिया, नोट करते हैं अपन यहाँ पर कि
श्रोडिंगर की तरंग समीकरण एक द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है जिसके अनेक हल संभव हैं। ठीक है, एक एक चीज मैं आपको ध्यानपूर्वक यहां पर समझाता जाऊंगा। अनेक हल संभव है, अनेक हल संभव है, परंतु अनेक हल संभव है परंतु महत्व वाले हल कुछ सीमित ऊर्जाओं के लिए ही होते हैं, इन ऊर्जाओं के मानों को आइगेन मान कहते हैं। आइगेन मान इनको कहते हैं। ठीक है ना, तो मैंने आपको बता दिया है कि इसके अनेक हल वैसे संभव हैं, परंतु महत्व वाले हल जो होते हैं, अर्थपूर्ण जो हल होते हैं, वो कुछ सीमित ऊर्जाओं के लिए ही होंगे और इन ऊर्जाओं के मान को अपन क्या बोलेंगे, आइगेन मान कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और यदि इससे संबंधित यहां पर आइगेन मान जो होता है, इससे संबंधित साइन को, इससे संबंधित साइन क्या है, तरंग फलन। ठीक है ना, तो इससे संबंधित साइन को क्या बोलेंगे अपन, आइगेन फलन कहेंगे, आइगेन फलन कहते हैं, आइगेन फलन कहते हैं। यानी कि साइन को इससे संबंधित, यानी कि आइगेन मान से संबंधित जो साइन होगा, जो तरंग फलन होगा, उससे अपन आइगेन फलन कह देंगे इसी के नाम से। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एक और चीज आप लोग इसके बारे में ध्यान रखेंगे, और वो क्या है, तो देखो आइगेन मान ऊर्जा के उन मानों के अनुरूप होते हैं जो बोर ने हाइड्रोजन परमाणु के लिए बताए थे। यानी कि जो बोर जो है, नील्स बोर ने हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम दिया है, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। और नील्स बोर ने यह भी बताया है कि किसी भी कक्षा में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए ऊर्जा कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में सारी चर्चा किसने की है, नील्स बोर ने की है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो ऊर्जाओं का मान इसने बताया है कि ये जो आइगेन मान है, जो ऊर्जाओं का ही एक प्रकार का मान है, ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है बोर की कक्षाओं की जो ऊर्जाएं होती है, उनसे ये संबंधित होता है। ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये आइगेन मान ऊर्जा के, ये आइगेन मान ऊर्जा के उन मानों से संबंधित होते हैं, उन मानों से संबंधित होते हैं जो बोर ने हाइड्रोजन परमाणु के लिए बताए थे, जो बोर ने हाइड्रोजन परमाणु के लिए बताए थे। यानी हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम दिया है नील्स बोर ने, तो जो इन्होंने ऊर्जाओं के मान बताए हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, वही
मान किससे संबंधित है, इन आइगन मानों से संबंधित होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये था अपना आइगन मान के बारे में बात। एक सिंपल सा छोटा सा पॉइंट है, कभी पूछ लिया जाता है कि आइगन मान क्या होता है, तो परिभाषा आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये था अपना एक और टॉपिक। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, तो नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं लैप्लेशियन संकारक। अगला टॉपिक है लैप्लेशियन संकारक, इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो अगला टॉपिक है लैप्लेशियन संकारक। अब एक सिंपल सी बात इसके बारे में याद रखनी है। देखो प्यारे बच्चों, ज्यादा कोई खास बात यहां पर है नहीं। अपन बात करते हैं तरंग समीकरण की, तो देखो श्रोडिंगर की तरंग समीकरण अपन ने क्या पढ़ी है, श्रोडिंगर की तरंग समीकरण, श्रोडिंगर की तरंग समीकरण क्या पढ़ी है अपन ने पढ़ी है डेल स्क्वायर साइन अपॉन dx स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन dy स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन dz स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v साइन इक्वल टू 0। ये चीज अपन ने पढ़ी है। ठीक है, तो ये श्रोडिंगर की तरंग समीकरण है। अब इसमें क्या करते हैं अपन कि ये जो चीज है ना, ये जो चीज आपको दिख रही है, इसकी जगह पर एक संकारक अपन प्रयुक्त करते हैं इस प्रकार से। ठीक है, लैप्लेशियन संकारक। ये जो चीज है ना साइंस, यहाँ पर जो उल्टा डेल्टा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये जो चीज है इसको अपन बोलेंगे क्या, लैप्लेशियन संकारक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, इसकी जगह पर आ जाएगा ये वाली चीज, यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, बचा हुआ 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v साइन इक्वल टू 0। तो बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो चीज आपने लिखी है ये क्या है, ये क्या है, तो ये है देखो लैप्लेशियन संकारक। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखनी है बस इतनी सी बात कि श्रोडिंगर की तरंग समीकरण जो है इसमें इस चीज के स्थान पर डेल स्क्वायर साइन अपॉन dx स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन dy स्क्वायर डेल स्क्वायर साइन अपॉन dz स्क्वायर के स्थान पर करने का लिखा लैप्लेशियन स्क्वायर साइन प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v साइन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये जो चीज है लैप्लेशियन स्क्वायर साइन, इसको क्या बोलेंगे अपन, लैप्लेशियन संकारक कहते हैं। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये था मेरा बच्चों आज का सेशन, जिसमें मैंने आप लोगों को क्या बता दिया है, मैंने आप लोगों को बता दिया है 3 चीजें। तीनों की केवल परिभाषा पूछ जाती है, ज्यादा विशेष आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। एक तो साइन और साइन स्क्वायर की सार्थकता के बारे में बात की है। ठीक है, इसमें आपको बताया गया है कि साइन जो होता है उसकी कोई भौतिक सार्थकता नहीं होती है, क्योंकि साइन स्क्वायर जो होता है इसका मान अर्थपूर्ण होता है। जहां पर साइन स्क्वायर का मान ज्यादा होगा वहां पर क्या होगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज्यादा होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, सेकंड अपन ने बात की है आइगन मान के बारे में। तो मैंने आपको क्या बताया है कि एक वैज्ञानिक हुए हैं और उनका नाम है, आइगन मान के बारे में बात करें अपन, तो यहाँ पर श्रोडिंगर की बात करें अपन, तो श्रोडिंगर ने जो तरंग समीकरण दी है, इस तरंग समीकरण के अंदर क्या बताया गया है, ये एक द्वितीय कोटि की समीकरण है और इस समीकरण के वैसे बहुत सारे हल होते हैं, परंतु कुछ जो अर्थपूर्ण हल हैं उनकी ऊर्जाओं के मान जो होते हैं, केवल सीमित ऊर्जाओं के मान जो होते हैं उनके बारे में अपन ने बात की है कि केवल कुछ सीमित ऊर्जाओं के लिए ही उनके महत्व वाले हल होते हैं। ठीक है ना, यानी कि जो अर्थपूर्ण हल होते हैं समीकरण के वो केवल कुछ सीमित ऊर्जाओं के लिए ही संभव है। तो इन सीमित ऊर्जाओं के मानों को क्या बोलते हैं, आइगन मान अपन कहते हैं, जो बोर के द्वारा बताए गए ऊर्जाओं के मानों के बराबर ही या उनके अनुरूप ही होते हैं। ठीक है, और लैप्लेशियन संकारक के बारे में बस इसी बात ध्यान रखनी है कि श्रोडिंगर के इस वाले समीकरण जो पार्ट है, इस पार्ट की जगह को अपन ये लैप्लेशियन स्क्वायर साइन रख देते हैं, तो ये जो चीज है ये क्या कहलाती है, लैप्लेशियन संकारक कहलाता है। तो ये कुछ छोटे छोटे से बिंदु हैं जो कभी आप लोगों से पूछ ले जाए तो आप लोग उसको ध्यानपूर्वक कंप्लीट कर लेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही करेंगे, बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अपने मित्रों के साथ इस ऐप को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी प्यारे बच्चों को इसका लाभ प्राप्त
हो सके। ठीक है, यहाँ पर और भी क्लासेज है, जैसे अपने छोटे भाई बहन है तो उनके लिए 10th है, 11th है, 12th है ना। इसके अलावा BSc है, सभी प्रकार की क्लासेज, उनके स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर उपलब्ध होंगे। तो आप लोग उस ऐप को अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, धन्यवाद दोस्तों।